क्या एक उपहार किसी के दिल के सोए हुए अरमानों को जगा सकता है? जब आर्यन ने मेरे करीब आकर वो मखमली पैकेट मेरे हाथों में रखा तो मुझे अंदाजा नहीं था कि उस रात मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा एहसास जिसने मुझे खुद से ही सवाल करने पर मजबूर कर दिया। शाम की मध्यम रोशनी कमरे में फैल रही थी। मैं यानी माया खिड़की के पास खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। मेरी उम्र 38 साल है और दुनिया की नज़रों में मेरे पास सब कुछ है, एक सफल पति, बड़ा घर और ऐशो आराम। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक अकेलापन था जिसे सिर्फ मैं जानती थी। तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। आर्यन अंदर आया। आर्यन जिसकी उम्र महज 23 साल है, लेकिन उसकी सोच और उसका अंदाज उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व है। माया, आप यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हैं? आर्यन की आवाज में एक ऐसी खनक थी जो सीधे दिल को छू गई। उसके हाथ में एक सुंदर सा पैकेट था। उसने उसे धीरे से मेज पर रखा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये आपके लिए है। जब मैंने इसे दुकान पर देखा तो मुझे सिर्फ आपका ख्याल आया। मैंने झिझकते हुए पैकेट खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत गहरे नीले रंग की सिल्क साड़ी थी। उस पर सुनहरी कढ़ाई इस तरह चमक रही थी जैसे आधी रात के आसमान में सितारे। आर्यन, ये बहुत कीमती लग रही है, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने उसे देखते हुए कहा। आर्यन एक कदम और करीब आया। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। कीमती चीजें उन्हीं के पास अच्छी लगती हैं जो खुद अनमोल हों। मैं चाहता हूं कि आज रात के डिनर पर आप यही पहने। उसकी नज़रों में एक ऐसा आकर्षण था कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई। कुछ देर बाद जब मैं वो साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मैं ही हूँ। नीला रंग मुझ पर जैसे खिल उठा था। तभी आर्यन दोबारा आया। मुझे साड़ी में देखकर वो ठिठक गया। उसकी आंखों में प्रशंसा और एक अनकहा सा खिंचाव साफ दिख रहा था। वो धीरे से मेरे पास आया और सलीके से बोले, मैंने कहा था ना, यह रंग आपके लिए ही बना है। उसने पास रखी तेल की शीशी उठाई। आप थकी हुई लग रही हैं माया। बैठिए, आज मैं आपकी सारी थकान दूर कर दूंगा। मैं बेड के किनारे बैठ गई। आर्यन नीचे कालीन पर बैठ गया और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ मेरे पैरों की मालिश शुरू की। कमरे में एक सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। जब आर्यन की उंगलियां मेरी त्वचा को छूती तो मुझे एक ऐसी शांति महसूस होती जो मैंने बरसों से नहीं पाई थी। अचानक आर्यन रुका और मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, माया, आप इतनी जल्दी रूखी कैसे हो जाती हैं? मेरा मतलब, क्या आप कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती? उसकी इस बात ने मेरे भीतर के बांध को हिला दिया। मैंने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, शायद उम्र का असर है आर्यन। अब मैं वो पहले वाली माया नहीं रही। आर्यन ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और एक जबरदस्त रोमांटिक अंदाज में बोला, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। मेरे लिए आप आज भी वैसी ही हैं, जैसे किसी शायर की अधूरी गजल, और मैं इस गजल को पूरा करना चाहता हूँ। उस पल कमरे की हवा जैसे ठहर गई। हम दोनों की निगाहें एक दूसरे में उलझी थीं। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं, जो माहौल को और भी गहरा बना रही थीं। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक और बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन अभी भी मेरे पैरों के पास बैठा था। उसकी उंगलियां बहुत ही नजाकत से मेरे पैरों पर तेल की मालिश कर रही थीं। उसके स्पर्श में एक ऐसी राहत थी जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आर्यन, बस करो। तुम थक जाओगे। आखिर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आर्यन रुका। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी गहरी भूरी आंखें सीधे मेरी आंखों में समा गईं। उसने तेल की शीशी साइड में रखी और बिना झिझक मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। थकान उसे होती है माया, जो मजबूरी में काम करे। मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ हूँ, उसने बहुत ही रूमानी लहजे में कहा। उसके हाथों की गर्माहट मेरी हथेलियों से होती हुई मेरे दिल तक पहुंच रही थी। मैंने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन आर्यन, दुनिया क्या कहेगी? मेरी उम्र, मेरा रुतबा, और तुम अभी इतने छोटे हो। आर्यन थोड़ा और करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की महक महसूस कर सकती थी। उसने बड़ी ही संजीदगी से कहा, दुनिया सिर्फ चेहरे देखती है माया, रूह नहीं। मैंने आपको तब देखा है जब आप भीड़ में भी अकेली होती हैं। मैंने आपकी उन खामोश चीखों को सुना है जो आपके पति मोहित जी कभी सुन ही नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। ये सच था। मोहित के पास मेरे लिए वक्त नहीं था और आर्यन ने बिना कुछ कहे मेरी हर अनकही बात पढ़ ली थी। आर्यन ने धीरे से अपने अंगूठे से मेरा एक आंसू पोंछा। उसका ये स्पर्श इतना कोमल था कि मेरा रोम रोम सिहर उठा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज रात मैंने ये नीली साड़ी आपको इसलिए नहीं दी कि आप सुंदर दिखें, बल्कि इसलिए दी क्योंकि मैं चाहता था कि आप खुद को मेरी नजरों से देखें। आप एक ऐसी हकीकत हैं जो किसी भी सपने से ज्यादा हसीन है। उस पल मुझे लगा जैसे वक्त ठहर गया है। कमरे की मध्यम रोशनी में आर्यन का चेहरा किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। उसने धीरे से मेरे हाथ को चूम लिया। माया, क्या आपको डर लग रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा।
मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया। डर इस बात का नहीं कि तुम मेरे पास हो, डर इस बात का है कि अगर तुम चले गए तो मैं फिर से उस अकेलेपन में कैसे रहूंगी। आर्यन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें भरोसा और समर्पण था। उसने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक आपकी आंखों में ये चमक है मैं यहीं रहूंगा। लेकिन माया, एक सच है जो मुझे आपको बताना है। एक ऐसा सच जो शायद इस रिश्ते की नींव हिला दे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कैसा सच आर्यन? आर्यन की बातें सुनकर कमरे का तापमान जैसे गिर गया था। मेरे मन में हजारों सवाल कौंध रहे थे। कैसा सच आर्यन? तुम मुझे डरा रहे हो, मैंने कांपती आवाज में कहा। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा और अपने कुर्ते की जेब से एक छोटा सा बटुआ निकाला। उसने उसमें से एक मुड़ी हुई पुरानी तस्वीर निकाली और उसे मेरी हथेली पर रख दिया। तस्वीर को देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तस्वीर मेरी थी, लेकिन आज की नहीं बल्कि लगभग 15-18 साल पुरानी। उस तस्वीर में मैं अपनी कॉलेज की बालकनी में खड़ी थी। हवा में मेरे बाल उड़ रहे थे और मैं खिलखिलाकर हंस रही थी। उस वक्त मैं अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दौर में थी। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई आर्यन? मैंने हैरानी से पूछा। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और खिड़की की ओर देखने लगा जहां बारिश अब थम चुकी थी। माया, आप शायद भूल गई होंगी, लेकिन बरसों पहले जब आप अपने पिता के साथ हमारे शहर आई थी तब मैं सिर्फ 7-8 साल का एक बच्चा था। मेरे पिता आपके यहाँ मुनीम का काम करते थे। वो वापस मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक पुरानी यादों की चमक थी। उस दोपहर जब आप उस नीली साड़ी में, हाँ बिल्कुल वैसी ही जैसी आज आपने पहनी है, उस बालकनी में खड़ी थी, तो मैंने पहली बार जाना था कि सुंदरता किसे कहते हैं। मेरे पिता ने आपकी वो तस्वीर खींची थी क्योंकि आप हमारे परिवार के लिए किसी परी से कम नहीं थी। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। मुझे धुंधली सी याद आने लगी, वो छोटा सा बच्चा जो हमेशा मेरे आसपास घूमता रहता था और जिसे मैं चॉकलेट दिया करती थी। आर्यन ने आगे कहा, पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरे पास सिर्फ ये तस्वीर और आपकी यादें बची थीं। मैंने खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं इतना काबिल बनूंगा कि आपकी उन उदास आंखों में फिर से वही 18 साल पुरानी चमक वापस ला सकूं जो मैंने उस दिन देखी थी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। यह कोई साजिश नहीं थी, बल्कि एक बरसों पुराना निस्वार्थ लगाव था। आर्यन ने फिर से मेरा हाथ थामा। इस बार उसका स्पर्श और भी गहरा और अधिकारपूर्ण था। माया, मैं यहाँ सिर्फ आपकी सेवा करने या साड़ियाँ देने नहीं आया हूँ। मैं आपको वो सम्मान और वो प्यार देने आया हूँ जिसकी आप हकदार हैं। मोहित जी ने आपको सिर्फ एक जीनत डेकोर समझा, लेकिन मेरे लिए आप मेरी इबादत हैं। उसने धीरे से झुककर मेरे माथे को चूम लिया। वो चुंबन इतना पवित्र और रूमानी था कि मेरे अंदर की सारी कड़वाहट धुल गई। मैंने महसूस किया कि उम्र का फासला अब मिट चुका था। कमरे की हवा में अब सिर्फ एक दूसरे के प्रति सम्मान और गहरा आकर्षण बचा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, लेकिन आर्यन, ये समाज, यह रिश्ता। आर्यन ने मेरी बात बीच में ही काट दी और मुस्कुराते हुए बोला, समाज हमें तब तक नहीं तोड़ सकता माया, जब तक हम एक दूसरे की ढाल बने हुए हैं। आज की रात सिर्फ हमारी है। क्या आप मेरे साथ इस नई शुरुआत का सफर तय करेंगी? मैंने बिना कुछ कहे अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस रात पहली बार मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं वाकई खूबसूरत हूँ। डोरबेल की आवाज कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई मेरे कानों में पड़ी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मोहित, वो तो अगले हफ्ते आने वाले थे, मैंने घबराते हुए आर्यन से कहा। मैंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू को संभाला और आईने में अपना चेहरा देखा जो डर के मारे सफेद पड़ चुका था। लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत ही मजबूती से दबाया। शांत हो जाइए माया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। आप बस खुद को संभालिए, बाकी मैं देख लूंगा। मैं कांपते कदमों से बाहर गई और दरवाजा खोला। सामने मोहित खड़े थे, थके हुए और हमेशा की तरह अपने काम के तनाव में डूबे हुए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी रात को तैयार, और ये नीली साड़ी? कोई मेहमान आने वाला है क्या? उन्होंने रूखे लहजे में पूछा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, पीछे से आर्यन की आवाज आई। मेहमान नहीं सर, मैं हूँ। आर्यन बड़े आत्मविश्वास के साथ बाहर आया। माया जी आज बहुत थकी हुई थीं, और आपने ही तो कहा था कि घर की जिम्मेदारियों में मुझे उनका हाथ बटाना चाहिए। मैं बस उनके काम में उनकी मदद कर रहा था। मोहित ने आर्यन को देखा और फिर मेरी ओर। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अरे आर्यन, तुम हो? अच्छा हुआ तुम यहाँ थे। माया अक्सर अकेले बोर हो जाती है। वैसे यह साड़ी तुम पर अच्छी लग रही है माया। इतना कहकर मोहित बिना किसी और सवाल के अपने कमरे की ओर चले गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन चंद घंटों में हमारी दुनिया कितनी बदल चुकी थी। जब मोहित अंदर चले गए तो मैंने राहत की सांस ली। आर्यन मेरे करीब आया और धीमे से फुसफुसाया, देखा आपने, जो रिश्ता सिर्फ समझौतों पर टिका हो वहां शक की गुंजाइश भी नहीं होती। उन्हें आपकी साड़ी तो दिखी, पर आपकी आंखों की चमक और दिल की धड़कन नहीं।
मैंने आर्यन की ओर देखा। उस रात मुझे समझ आया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और हर हाल में साथ खड़े होने का नाम है। आर्यन ने मेरा हाथ चूमते हुए विदा ली, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों ने एक वादा कर दिया था कि ये अंत नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और छिपी हुई प्रेम कहानी की शुरुआत। आज मैं फिर आईने के सामने खड़ी हूँ। वही नीली साड़ी है और वही एहसास। मोहित अब भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि घर के किसी कोने में या किसी काम के बहाने आर्यन की वो नज़रें हमेशा मेरा पीछा करती हैं, जो मुझे हर पल ये एहसास दिलाती हैं कि मैं दुनिया की सबसे खास महिला हूँ। कहते हैं कि कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, बस वो एक नए मोड़ पर पहुंच जाती हैं। उस रात के बाद मेरे और आर्यन के बीच की खामोशी में भी एक संगीत था। लेकिन जब अगले दिन मुझे आर्यन की मेज पर एक और पैकेट मिला, जिसमें एक चिट्ठी और एक चाबी थी, तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उस चिट्ठी में क्या लिखा था और वो चाबी किस दरवाजे की थी? क्या आप जानना चाहते हैं कि उस चाबी ने मेरी और आर्यन की जिंदगी का कौन सा नया राज खोल दिया? अगर हाँ, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प मोड़ पर।